Hi all. So just to give an introduction about myself. So I am Naman, basically heading the East region for the startups based in the IDFC Bank. So I would be managing this Patna region, Kolkata, Northeast, basically Tripura, Guwahati, and then Bhubaneswar. So I started my career in ICICI as a corporate banker, managed unicorns in Unicorn, Zomato, and Swiggy of that era. Afterwards, I went to a EV charging company called Static as a head banking and finance. So closed their round Series A round of around amounting to $27 million. Afterwards, it was a short stint because just connected with the founders, and prior to joining ICICI, I was the founder. I started a startup called dawailolo.com, just like 1mg, and the same was acquired by 1mg in 2013. So afterwards, ICICI era begins, founder to then again to the banking industry, because I got to know about the problems what the founders were facing into the banking industry, and banking was at the boom at that time, because banking was initially onboarding the startups at that time. So being there for around 12 to 14 years in Delhi. After Static, I went to Recurve. It's an investment banking platform, so managed around the 500 odd CR of debt there. Then last month मैं IDFC join किया हूँ. So the joining the IDFC from the startup and coming again to the bank is the biggest question I have been answering to all the founders, and कि आप स्टार्टअप करके भी और स्टार्टअप में ज्वाइन होने के बाद भी आप बैंक में क्यों आए. क्योंकि जब मैं रेकर में था, तो वहाँ पे मेरा प्राइवेट इक्विटी और वीसी के साथ काफी अच्छा कनेक्ट था. तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस ईस्टर्न रीजन, मैंने पूरा चेक करा था. तो व्हाट दे वर सेइंग कि अभी भी है कि ईस्ट कोलकाता इज दी वे आपका ईस्ट एंटर करने के लिए, एंड सबसे अगर अनएक्सप्लोर्ड एरिया अभी तक कोई फंडिंग के टर्म्स में, इट इज ईस्ट. आप अगर साउथ जाओगे, वेस्ट जाओगे, दिल्ली एनसीआर इज ऑलरेडी फ्लडेड विद द फंड्स, बट ईस्ट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ द कंपनीज एंड क्वालिटी कंपनीज जहाँ पे आप रेज कर सकते हो फंड. मैं आके यहाँ पे मैं 26 और ज्वाइन करा था. आई रीच्ड आउट टू देम ऑन 2nd of January. तो मैंने उनको बोला था कि बाई 2025 कोलकाता इन ईस्ट वुड बी द बिगेस्ट हब फॉर द स्टार्टअप्स, एंड वहाँ पे बहुत सारे फंड्स आएंगे. एंड द सेम, then around a week later, Baumos closed the round of 350 to 350 CR. तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है. देन स्नैपी क्लोज्ड अभी 20 CR. फिर देर आर मल्टीपल अदर प्लेयर्स विच आर रेजिंग द फंड्स, जिनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउ IDFC is acting and how we are helping the new age startups to grow. सबसे पहले मैं बता दूं what how India is looking into the startups and where India is presently standing at the startup. So we are the third biggest country in terms of startup after USA and all. फिर अराउंड 9 सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हमारे पास हैं. अभी भी अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा जो इन्फ्यूजन हो रहा है फंड्स का यूएस साइड से, वो आपका इंडिया में ही सबसे ज्यादा इन्फ्यूजन हो रहा है. विद इन ड्यू टू दिस इकोनॉमी इज बूमिंग. और आप धीरे धीरे जैसे भी आप स्टार्टअप्स देखते जाओगे, वहां पे आपको ग्रोथ मिलती चली जाएगी. इट्स पहले क्या होता था 2014, आप अगर दिल्ली की मैं बात करूं, 2014 से वहां पे डिस्कशन चालू हुआ था स्टार्टअप्स का. 2018-19 में जाके वहां पे बूम आया था कि हर कंपनी रेस कर रही है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट जेप्टो. जेप्टो ने 60 दिन के अंदर $140 million रेस करके एक अलग कोविड टाइम पे उन्होंने कर दिया था. इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी राइट नाउ. उस समय क्या होता था कि आप कस्टमर आप कितना जोड़ रहे हो अपने पे, उससे फंडिंग दी जाती थी. अभी क्या है कि क्वालिटी वाइज आपको फंडिंग दी जाएगी. आप प्रॉफिट में टच कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप. जोमेटो इज द लाइव एग्जांपल कि अभी उन्होंने वापस से प्रॉफिटेबिलिटी टच करी. फिर मामा अर्थ इज दी, आपका अगर सबसे जल्दी कोई यूनिकॉर्न बना, इट इज दी मामा अर्थ. आपका आईपीओ जिसने निकाला है, विद इन 3.5 years मामा अर्थ ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया आफ्टर
इन जो फंडिंग उनकी चालू हुई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो 2016 का था। उन्होंने 2019-20 से राउंड अपना चालू करा एंड लास्ट ईयर उनका आईपीओ आ गया। तो 22 वाज द ईयर, 21 वाज द ईयर जहाँ पे आपके 19 यूनिकॉर्न्स आए थे। फिर अभी भी यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। इट्स नॉट कि अभी हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ फंडिंग नहीं है। मैं भी फैमिली इन्वेस्टर्स, फैमिली हाउसेज, इन सबसे बात कर रहा हूँ, तो अभी भी इतना उनके पास इतने फंड पड़े हैं कि उनको डिप्लॉय कहाँ करना है ये नहीं पता है। अब हाउ वी आर हेल्पिंग, सबसे पहले आप स्लाइड चेंज कर दोगे कभी, 3-4 तरीके से हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रोइंग एट द वर्ल्ड स्टेज इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। देन इन तीन चीजों पे ही मैं बात करूंगा। फिर आईडीएफसी, क्या हमारे हाउ आईडीएफसी एज अ बैंक इज हेल्पिंग इन टर्म फॉर द स्टार्टअप्स। देन हमारा तीसरा है लीप टू यूनिकॉर्न, व्हाट इज लीप टू यूनिकॉर्न, ये तीनों चीजें मैं बताऊंगा। तो कमिंग बैक टू दिस, आप लोग को ये पता होगा शायद, यू माइट बी अवेयर कि आईडीएफसी इज ऑल्सो ए स्टार्टअप बैंक। वो खुद एक बैंक के तरीके से हम एक स्टार्टअप है। वी सो मिस्टर वैद्यनाथन वाज द सीईओ ऑफ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन 2010, जो हमारे एमडी हैं। उन्होंने फिर कैपिटल फर्स्ट बनाया, वो चला आपका। देन आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ। देन 2016-17 में हम आरबीआई लाइसेंस हमें मिला और वी स्टार्टेड द फुल फ्लेजेड बैंकिंग। कैपिटल फर्स्ट क्या था, वो भी बैंकिंग? कैपिटल फर्स्ट वाज द एनबीएफसी, वो कंज्यूमर फाइनेंस में था। ये उसका भी सुना है नाम। हाँ जी। तो वैद्यनाथन, मिस्टर वैद्यनाथन ने वो चालू करा आफ्टरवर्ड्स। तो हमारा जो एजेंडा है, इट इज नॉट कि अगर आप कभी भी देखोगे, आप अभी भी इधर भी अदर बैंक्स पे भी देख रहे होगे कि ग्रोथ, आपके कोई भी बैंक आ रहे हैं तो वो ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप पे जा रहे हैं, या आपका सीरीज बी हो गया, सीरीज सी हो गया, तब आपको नर्चर करने आएंगे। अभी क्या नीड है, नीड ऑफ द आर क्या है कि आप जब सीड स्टेज पे हो या प्री सीड स्टेज पे हो, मैं बोलूंगा प्री प्रोडक्ट स्टेज पे हो, रेवेन्यू भी आपका नहीं अर्न होगा, तो वहां पे आपको जब हेल्प आउट होगा तो इट वुड बी गुड। तो हम यहाँ पे आपको इसलिए आए हैं कि बेसिक जो आपकी नीड है ना, हम उसको हेल्प आउट करें कि आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दे पाओ, अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाओ, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाओ, रेदर देन कि आप अपने दिमाग पे एक लेके चलो कि मेरे को फाइनेंस देखना है, मेरे को बैंकिंग देखना है। आप इतने अर्ली स्टेज पे आप सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि यू कांट हायर अ सीएफओ, यू कांट हायर अ सीए, और आप अपने किसी अंडर में फाइनेंस नहीं रख सकते हो। आप 2 बंदे बैठ के कंपनी चला रहे होते हैं। हर स्टार्टअप का सेम ये है। अगर आप मेरे से भी पूछोगे, जब मैंने भी चालू किया था, वी वर 3 पार्टनर्स, हम 3 डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी रन कर रहे थे। एंड फिर हाउ इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया अभी भी लाइक आप लोग ने जो देखा होगा 2016 एरा जब चालू हुआ था, अभी भी जो आप लोग देख रहे हो, अभी भी इंडिया में इतना पावर है कि दे कैन इन्फ्यूज $100 बिलियन ऑफ फंड। अभी भी इस साल भी वो इन्फ्यूज करवा सकते हो। स्टार्टअप्स इज ग्रोइंग एंड बूमिंग एंड बूमिंग हर एक सेक्टर में। आप रेलवे देख लो, गवर्नमेंट स्टॉक्स देख लो, ईच एंड एवरी स्टॉक्स। पहले क्या होता था, प्राइवेट प्लेयर्स आगे बढ़ रहे होते थे, अभी के टाइम पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों आपके बूम पे हैं। तो दिस इज द हाउ इंडिया इज लुकिंग एट द स्टार्टअप एंड हाउ वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। तो आप सिकोया ले लो, बीइंग इट सिकोया, बीइंग इट टाइगर ग्लोबल, बीइंग इट पीक एक्सवी और एनीथिंग, सभी आपको इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्लॉय करते हुए फंड हाउसेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब सबसे बड़ा यहाँ पे आपके पास एडवांटेज क्या है कि हमारे पास क्या है, वी हैव अराउंड, हमारे पास अभी तक जो आपका 105 अभी तक यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, जो हमारे पास लास्ट अपडेटेड है, बट इट इज नाउ 109 यूनिकॉर्न्स हमारे पास आ चुके हैं। तो मोर देन 100+ यूनिकॉर्न्स हैं हमारे पास। तो जब 100+ यूनिकॉर्न्स, और यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। यूनिकॉर्न बनने वाले होते हैं। हाँ जी। और यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, $100 बिलियन का हो, जिसने टच कर दिया वो आपका 100 वैल्यूएशन, वो 100 भी आपका, उसको यूनिकॉर्न्स कहते हैं। आप लोग ने फिजिक्स वाला सुना होगा, 1 बिलियन 1 बिलियन $100 मिलियन। ये 1000 करोड़ से जाते हैं, 8000 से जाते हैं। तो आप लोग ने फिजिक्स वाला का नाम आप लोग ने सुना होगा। फिजिक्स वाला वाज द फास्टेस्ट एंड द अर्ली, सबसे ज्यादा आपका उसने अब सेल्फ रिलायंट हो गया, और पहले राउंड पे उसने $100 मिलियन रेस करे थे।
तो ये सब आप ये नहीं देख सकते कि कौन सी कंपनी नहीं फंड उठा सकती है, क्या नहीं कर सकती। एडटेक वाज उस समय नहीं हो रहा था जब फिजिक्स वाला ने फंड उठाए थे, तो उस टाइम पे आपका था कि बायजूस वाज वन ऑफ द डिपिंग हो रहा था, एंड डिस्पाइट वहां पे फिजिक्स वाला ने फंड उठाए। तो अलग अलग चीजें, इवन गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट स्टार्टअप्स हैं। आप लोग बिहार गवर्नमेंट बैक दो तो आप लोग को ज्यादा पता होगा, बिहार गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग। एंड इवन मैं अगर ईस्ट की बात आपको बताऊं तो उड़ीसा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फिनटेक हब। आप अगर, मतलब मैं अभी उड़ीसा विजिट करके आ रहा हूँ, बैंगलोर अगर कोई गया होगा उसको देखा होगा कि हर एक कोने पे एक स्टार्टअप आपको दिखेगा। उड़ीसा इज द नेक्स्ट बैंगलोर, आई कैन टर्म इट एज उड़ीसा इज द नेक्स्ट बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ फिनटेक। आप अगर वहां पे 4 कंपनीज ओपन हो रही है ना, उसमें से आपके पास 2 कंपनीज जो फिनटेक होंगी ही होंगी, और दे आर बूमिंग, उनके पास फंड्स आ रहे हैं। फिनटेक इज नथिंग, आपको बस एक आइडिया डिप्लॉय करना है और वहां से आप कर सकते हो। इस तरह का फिनटेक है वहाँ पे। हर एक तरीके का एक कंपनी है वहां पे आपका। अब जैसे आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, मैंने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज किया, आपकी कंपनी है, आपके पास पॉस नहीं है, आप सब बैठे हो, आपके पास पॉस मशीन नहीं है, आप स्वाइप नहीं करवा सकते हो, तो उन्होंने एक ऐप बना दिया कि आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड मेरे थ्रू रूट करो सारे पेमेंट। वहां पे वो चार्ज कर रहे हैं, वहां पे इट्स अ परसेंटेज गेम, जितना परसेंटेज उनके पास आ रहा है जो हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक व्हाट कुणाल शाह इज डन विद फ्री चार्ज। उसने वहां से डेटा लिया, ही सोल्ड टू स्नैपडील। स्नैप जैसे ही उसने देखा कि आप लोग को फ्री चार्ज की स्टोरी पता है पूरी क्या है, तो कुणाल शाह स्टार्टेड फ्री चार्ज। उन्होंने सबसे पहले क्या होता था, हम जाते थे दुकान पे जाके रिचार्ज करा रहे होते थे, उसने वहां से दुकान से हटाया। स्मार्टफोन्स जब आए उसने दुकान से हटा के आपको फोन पे लेके आया कि भाई ऐप से आप कर सकते हो। वहां पे उसने कुछ कैशबैक्स देने चालू करे कि आपको इजी रिचार्ज हो जाएगा, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, आपको जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो नहीं देना है। देन सेकंड चीज क्या हुई, वो वहां पे उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। देन पेटीएम एंटर, पेटीएम ने बोला मैं रिचार्ज करूंगा, आई विल स्टार्ट गिविंग द कैशबैक्स। अब आप 500 का रिचार्ज करते थे तो आपको 20 रुपए कैशबैक मिल गया। तो व्हाट कुणाल शाह सीन कि यहाँ पे अब मेरा बिजनेस, मैंने वैसे ही फंड बहुत रेस कर चुके हैं, अब इस मोमेंट पे आके मैं फंड नहीं रेस कर सकता, कि अब जो मेरी वैल्यूएशन होगी वो डिप करेगी। तो उसने क्या किया, स्नैपडील को वहां पे उसने, इट वाज द राइट पॉइंट व्हेन ही सोल्ड हिज स्टार्टअप टू स्नैपडील। फिर वहां से फ्री चार्ज का डाउनफॉल चालू हुआ, देन एक्सिस बैंक हैज एक्वायर्ड। और क्रेड पे अगर आप देखोगे, क्रेड इज नथिंग। क्रेड पे उसने बस एक टेक बनाया, टेक पे उसने अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, एआई प्लेटफॉर्म सब उसने एआई बिल्ड करा, आपका एपीआई रन करा, और जो आपका फ्री चार्ज का डेटा था, फ्री चार्ज का डेटा पूरा क्रेड पे उसने यूज किया है। नाउ द क्रेड इज द $multi-billion कंपनी। आप आगे जाके डाउन द लाइन आप 1-2 साल में देखोगे, क्रेड पे आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना कर पाओ। व्हीकल इंश्योरेंस हो चुका है, आप पे कर सकते हो, वॉलेट्स आ रहे हैं, क्रेड के पास पीएपीजी लाइसेंस अप्लाइड है, वो मिल जाएगा, सभी कुछ है उनके पास। अभी भी जोमेटो को पीएपीजी लाइसेंस मिल चुका है, तो जोमेटो विल बी लाइक उनके पास खुद का वॉलेट होगा, वो एग्रीगेट करेंगे मनी। तो दिस इज हाउ द स्टार्टअप इज गोइंग एंड ऑल। अब हाउ वी लाइक एक और, तो अब हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। एक होता है, 2 तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं, एक होते हैं अर्ली स्टार्टअप्स और दूसरे होते हैं ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप। तो अर्ली एज स्टार्टअप क्या होते हैं, जो एकदम नर्चर हो रहे हैं, बेसिक एकदम, आपका प्री सीड राउंड हो गया, सीड राउंड हो गया, उनको हम अर्ली एज स्टार्टअप कैटेगराइज करते हैं। ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप क्या होते हैं आपके, कि जिनके पास सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी राउंड आ चुका है। तो हमने ये डिफर करके रखा है कि अर्ली एज स्टार्टअप और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप को हम सेम चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि दोनों की नीड अलग है, नीड ऑफ द आर अलग है दोनों का। अभी आपको जो नीड है, आप अगर आप ग्रोथ स्टेज पे चले जाओगे आपको वो नीड नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, हर एक चीज कम है। तो वहां पे व्हाट वी आर डूइंग, हमने सबसे पहले एक स्टार्टअप करेंट अकाउंट लाया है, जो किसी भी अदर बैंक में अभी नहीं है। व्हाट स्टार्टअप करेंट अकाउंट इज, एक अगर मैं छोटे से वर्ड में बोलूं तो सब कुछ फ्री है। आपको करेंट अकाउंट बैलेंस नहीं मेंटेन करना है, 3 साल तक आपका 0 बैलेंस अकाउंट रहेगा। एनएफटी आरटीजीएस कुछ भी नहीं, चार्जेस हैं, इवन आईएमपीएस के बैंक चार्ज करता है 25 रुपए, हमने वो भी हटा दिया है। कुछ भी नहीं, आपको पीजी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप सब कुछ लो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों?
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अदर बैंक चार्ज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? वी वॉन्ट द स्टार्टअप्स टू ग्रो, क्योंकि वी आर द स्टार्टअप बैंकर। हम अपने बैंक को खुद एक स्टार्टअप बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। देन ये आपका हो गया स्टार्टअप करेंट अकाउंट के लिए कि कोई अदर सर्विस, आप किसी भी सर्विसेज के लिए यू आर नॉट पेइंग, यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग दी सर्विसेज। क्योंकि अभी आप अपने, अगर आप पे कर रहे हो, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि यू नीड टू मेंटेन 1 लाख बैलेंस, आप को गवर्नमेंट, आप फंडिंग रेस कर रहे हो 10 लाख की, आप उसमें से 1 लाख हमारे पास ही रख दे रहे हो, तो आप यूटिलाइज कैसे करोगे वो पैसे? रेदर देन आप क्या कर रहे हो, आपका कलेक्शन पेमेंट सब हमारे साथ चल रहा है, आप उसको यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप अकाउंट तो एक्टिव रख रहे हो। तो दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। देन सेकेंड थिंग आती है कि हम बियॉन्ड बैंकिंग सपोर्ट भी देते हैं। अब बियॉन्ड बैंकिंग सपोर्ट आपका क्या रहता है कि सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि अब जैसे आप लोग कोवर्किंग स्पेस में लेते हो, अब जैसे दिल्ली में कोवर्किंग स्पेस है वी वर्क, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो वहां पे वी वर्क में क्या होता है कि अब आप जैसे डायरेक्टली किसी पे एंटर कर रहे हो, तो जो नॉमिनल चार्जेस है वो देने हैं। वी वर्क का अगर आपकी एक सीटिंग का है 30,000, तो आपको 30,000 पे करने हैं। और हमारे साथ बैंकिंग करके आपको बियॉन्ड बैंकिंग पे क्या बेनिफिट है? अगर आप ये चीज ले रहे हो वी वर्क में, अगर आप सपोज जा रहे हो, वो वहां पे 30,000 चार्ज कर रहे हैं। अगर आप हमारे रेफरेंस से जा रहे हो, आपने बोला वीवर पे जाके वी आर बैंकिंग विद आईडीएफसी, ये रहा अकाउंट नंबर, आप ये ले लो, आपको वहां पे फ्लैट 30 to 35% ऑफ मिलेगा। तो वहां पे आपका कॉस्ट बचा। सेम आपका रेजर पे है, हमारे पास एमएमटी है, मल्टीपल अदर प्लेयर्स हैं। कि अब क्या होता है कि अब जैसे आप लोग फ्लाइट बुक कर रहे हो, ठीक है, आप लोग के पास 10 बंदे हो गए हैं, आप लोग को कहीं पे जाना है। अभी आप लोग क्या करोगे? डायरेक्टली अगर आप अपने से जाके बुक करोगे एमएमटी पे या विस्तारा पे, एमएमटी पे या यात्रा पे, तो क्या रहेगा कि आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सिंगल बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी कंपनी उतनी ग्रो नहीं हुई है कि आपको 10, जितने आप एम्प्लॉयज उनको दोगे, जितने आप बिजनेस दोगे उसके अकॉर्डिंग, बट हमारा उनके साथ टाई अप है कि फिक्स्ड है, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा। आप अगर एक भी एम्प्लॉय जा रहे हो, आप 1,000 एम्प्लॉय लेके जा रहे हो, उससे क्या होता है? जैसे सपोज मैंने टिकट बुक करी, मेरी 6:40 की फ्लाइट है, अभी क्या रहेगा, मेरे को अभी पता लगा मेरी यार एक और मीटिंग है, इन्वेस्टर के साथ मेरे को बैठना है, तो अभी अगर आप कैंसिलेशन करने जाओगे तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। बट अगर आप हमारे थ्रू ये यूज कर रहे हो, एमएमटी यात्रा ये सब यूज कर रहे हो, तो क्या रहेगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, वहां पे कैंसिलेशन चार्जेस आपके वेव ऑफ हो जाएंगे। तो फिर आपका आता है, ये तो आपका एक हो गया, रेजर पे के साथ हमारा टाई अप है, आप पीजी उनसे यूज कर सकते हो। वॉलेट पे हमारे पास गेटी पे है, वॉलेट आपको फ्री वहां पे मिल रहा है। फिर कुछ एचआर सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जहां पे आप सब चीजें यूज कर सकते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो आपको, और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जहां पे आपको फ्री पे भी मिलेगा। अब जैसे कुछ हमारे एचआर प्लेटफॉर्म है जो लाइफ टाइम फ्री है, आप यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे आपको 30 मेंबर तक अकाउंटिंग आपको फ्री मिलेगी। पेरोल अगर आपका 30 एम्प्लॉयज तक है तो वो आपको फ्री मिलेगा, बाद में आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो कि अब मेरे पास इतना है, मैं उस पर आपको इतना पे करूंगा, विच आई डोंट थिंक कोई अदर बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और बीइंग अ फाउंडर, मेरे को पता है जब आप शुरू में, अगर आपको ये सब चीजें एड मिलती है, हेल्प मिलती है, तो आप यहाँ से ग्रो करोगे। इवन ईच पेनी इज वैल्यूएबल फॉर यू। आपको अगर आप कहीं पे, मैं बोलता हूँ 1,000 रुपए भी बचा रहे हो ना, तो भी आपके लिए एक एड ऑन एडवांटेज है। और सेकेंड चीज, हम और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम आपकी मार्केटिंग भी खुद से कर रहे हैं। हम इवेंट्स प्लान कर रहे हैं हर जगह। अभी लास्ट वीक मैं कोलकाता में था, तो वहां पे आईआईटी खड़गपुर का इवेंट हुआ था। तो वहां पे मल्टीपल आपके पीवीसीज आए थे, एचएनआईज आए थे। तो वो आपको मेंटर करेंगे। सबसे पहले कि आप, एक चीज होती है वहां पे आपको फंडिंग में मिलेगी, ठीक है, लास्ट वहां पे 1,00,000 रुपए, 1.5 लाख 2 लाख तक की कंपनीज को फंडिंग में मिली। और वहां पे उनको रेडी करा गया कि आप जाइए, आपका पिच क्या है, आप पिच कैसे करेंगे, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे लैग कर रहा है, आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो मेंटरशिप भी आपको वहां पे दी जाएगी। फिर आता है हमारा लीप टू यूनिकॉर्न का प्लेटफॉर्म। लीप टू यूनिकॉर्न पे क्या है, हमारा मनी कंट्रोल के साथ टाई अप है। मनी कंट्रोल, फोर्ब्स और सीएनबीसी के साथ टाई अप है। पेपर मीडिया पे हमारे पास फोर्ब्स हो गया है, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे हमारे पास सीएनबीसी और मनी कंट्रोल है। तो इसके साथ क्या होता है कि जब आप ग्रोथ अपनी देखोगे ना, तो लास्ट ईयर क्या था, 5,400 स्टार्टअप्स हमारे साथ मनी कंट्रोल के थ्रू
ये लीप टू यूनिकॉर्न में रजिस्टर हुए थे, जिसमें से वी सेलेक्टेड अराउंड 600 स्टार्टअप। 600 स्टार्टअप को हमने मेंटर करा, एक एक मतलब यूनिकॉर्न से यूनिकॉर्न फाउंडर्स को हमने बुलाया कि आप अपने इनसाइट्स थ्रो करो कि कैसे ये ग्रो कर सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली कहीं पे भी जाओगे, अगर आप करियर काउंसलिंग भी लेने जाते हो तो वहां पे भी आपको पे करना पड़ता है। यू नीड टू पे 3000 4000 5000 रुपीज। यहाँ पे आपको ये भी चीज फ्री में मिल रही है। नेक्स्ट क्या रहता है कि हम इवेंट्स प्लान करते हैं। इवेंट्स प्लान करेंगे तो अब जैसे आपका वहां पे वेंचर कैटलिस्ट आ गया, IAN आ गया, सब आ रहे हैं। कभी आपका लास्ट ईयर लीप टू यूनिकॉर्न में निखिल कामत आए थे, हु इज द फाउंडर ऑफ जीरोधा। तो उन्होंने आके आप पूरा गाइड करा था कि कैसे स्टार्टअप रन हो सकता है। और जो मैंने 600 कंपनीज बताई है ना, उसमें से टॉप 100 कंपनीज फोर्ब्स में लिस्ट हुई थी। फोर्ब्स इज द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया। अगर वहां पे आप आ जाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर के नजर में आ जाओगे। या तो इन्वेस्टर आपको कॉल कर रहा होगा, या आपके पास कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर का कॉल आएगा ही आएगा कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू। दो तरीका है, हम टॉप 100 कंपनीज को फंडिंग भी करवाते हैं और हम आपकी फ्री की मार्केटिंग भी दे रहे हैं कि आप वहां से ग्रो कर सकें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। देन आता है, हम आपको क्रेडिट कार्ड्स देते हैं। क्रेडिट कार्ड कैसे देते हैं? आपका FD बैक क्रेडिट कार्ड रहेगा। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है। अब सबसे क्रेडिट कार्ड की यूज क्यों है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझो क्रेडिट कार्ड का यूज क्यों है। अब आपको AWS पेमेंट करना है। AWS इज Amazon वेब सर्विसेज। फ्लिपकार्ट पे आपको मार्केटिंग करनी है, या आपको इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आप अपने या तो खुद का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होगे। जब आप आगे जाओगे ना फंड उठाने, तो हमेशा आपको DD में पकड़ा जाएगा। आप आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करा, फिर आप कंपनी से ही रिम्बर्स करोगे ना। कंपनी से किस नेम पे रिम्बर्स आएगा? अगर मेरा नाम नमन है तो कंपनी क्या लिखेगी? नमन रिम्बर्समेंट फॉर क्रेडिट कार्ड। बस ये लिख के डाल दिया पैसा आपके अकाउंट। किस चीज का पैसा आया? आप उसको कहीं और भी तो यूज कर सकते हो ना। ये चीज तो शो शॉर्ट है नहीं उनके पास कि यू बीइंग अ फाउंडर आप ही को तो अप्रूव करना है ट्रांजेक्शन। वहां से आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यूज होता है कि जब आप हर एक चीज आप उससे करोगे, DD आपकी इजिली होगी। कि अगर आप आगे राउंड लेने जा रहे हो ना, तो वहां पे आपको हेल्प रहेगा कि आप हर एक चीज क्लोज कर सकते हो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पे हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं? FD बैक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रहता है, 100% FD रहती है आपकी। अगर आप 10 लाख की FD करा रहे हो, 10 लाख का आपको कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बेनिफिट क्या है? अगर FD का 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 7% तो आपको मिल रहा है, आप उसी पे लिमिट भी यूज कर पा रहे हो। You are just paying a nominal fees of around 0.25 or 2%, 0.25%। आप वहां से आप 10 लाख यूज कर पा रहे हो। आप ये चीज देखो, 0.25 देके आप 10 लाख यूज कर पा रहे हो। एंड सेकेंड थिंग उसमें क्या रहेगी? विद इन 6 मंथ्स आपका क्या रहेगा? ये बढ़ जाएगा। 6 मंथ्स आपकी लिमिट हो जाएगी। आफ्टर 6 मंथ 110%, फिर आपकी लिमिट हो जाएगी 125%। अगर आपका नॉर्मल पूरा चल रहा है, आप जो बिल पेमेंट साइकिल है वो अगर आपकी सही है, तो इजी आपका 125% तक जा सकता है। एक चीज मैंने यहाँ पे मिस करी है, आप लोग को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पता है क्या होता है? अभी तक आप लोग अकाउंट ओपन किए हो, पहले आप लोग क्या करते होगे? जब शुरू करे होगे अपने सेविंग अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन कर रहे होगे, फिर आप लोग ने करेंट अकाउंट चालू किया था। अब आप लोग के पास जो पैसा आया है, बिहार गवर्नमेंट से पैसा आया है, या आपने मैं बोल रहा हूँ XYZ इन्वेस्टर से आपके पास पैसा आया, आप लोग ने वो पैसा कहाँ पे रखा? एक करेंट अकाउंट में रखा। और यूटिलाइज आप कहाँ से कर रहे हो? उसी करेंट अकाउंट से कर रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके आएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ना आप लोग को दो अकाउंट मेंटेन रखनी चाहिए। एक होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा होता है नॉर्मल करेंट अकाउंट। डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम अकाउंट होते हैं। करेंट अकाउंट ही होता है, बस उसका नाम हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों? अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ। आपका करेंट अकाउंट सपोज ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अकाउंट किस नाम से ओपन हुआ होगा? ABC प्राइवेट लिमिटेड। शेयर एप्लीकेशन क्या होगा? ABC प्राइवेट लिमिटेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका बेनिफिट क्या है आपके पास? अभी आपको सिर्फ बिहार गवर्नमेंट से फंड मिला है, आगे जाके आप राउंड क्लोज करने जा रहे हो, आपके पास 4 इन्वेस्टर बैठे हैं। शार्क टैंक आप लोग देख रहे हो, शार्क टैंक में आपने बोला 4 शार्क ने मेरे पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो बोलेंगे कि मेरे को आप अकाउंट दो जिसमें मैं पैसा डाल रहा हूँ।
तीन शार्क ने इंस्टेंट पैसा आपको 25-25 लाख तीनों ने दे दिया, आपने 1 करोड़ का राउंड वहां से क्लोज किया। जब तक चौथा राउंड आपका नहीं क्लोज हो जाता है, चारों लोग अगर जब तक आपको इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं, तब तक वहां पे आप वो अकाउंट से पैसा यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक अकाउंट है, आपके अकाउंट में पहले से 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब आपके पास 25-25-25 का 3 राउंड आ गया 75 लाख, बट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस जो चौथा शार्क है उसको पैसे देने थे 25 लाख पे, वो डिले कर रहा है 1 महीना, तब तक आप वो 1 महीने तक वो अकाउंट नहीं यूज कर सकते हो आप। ये गाइडलाइंस हैं कि जब तक चारों आपके पास नहीं आ जाते हैं ना, जब तक आपका पूरा राउंड क्लोज नहीं हो जाता है, आप फाइल नहीं कर देते हो एफसीजीपीआर सबके अगेंस्ट, तब तक नहीं होता है, उसको भी यूज नहीं कर सकते। नहीं आप यूज कर तब सकते वो हो। प्रॉब्लम हम ही लोग के लिए होता है। हाँ, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक कंपनी के 2 करेंट अकाउंट रन कर सकते हैं। इजीली रन कर सकते हम लोग जो करेंट अकाउंट पे एक तो करेंट वो अकाउंट क्या पे है? तो उसी की तरह मैं अल्टरनेटिव उसको ओपन करवाना। हाँ जी, मतलब अब जैसे आप करेंट अकाउंट क्या रहता है, करेंट अकाउंट आपका ओपन हुआ, एक और करेंट अकाउंट ओपन होगा, उसके आगे मैं एग्जांपल जैसे दिया आपको एबीसी प्राइवेट जैसे लिमिटेड, ये ग्रांट आता है तो उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। एक से आ रहा है ना आपके पास, एक से अलग अलग जैसे कि हाँ, ग्रैंड इज डिफरेंट, ग्रैंड इज डिफरेंट, आप उस पर इक्विटी नहीं डाइल्यूट कर रहे हो ना अपनी। आप जहां पे इक्विटी डाइल्यूट करोगे, सबसे पहले दो अलग चीजें हैं, एक होता है ग्रांट आना और दूसरा होता है आप फंडिंग रेस करना, आप वहां पे इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो। तो मैंने जो चीज आपको बताई अभी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे कि आपका ये पैसे गिरे, 4 शार्क ने आपको पैसे दिए, 75 लाख आपके पास आ चुके, एक शार्क का बचा है, तो चौथा जब आपका 1 करोड़ आएगा ना, आपके पास अगर उस अकाउंट में 10 करोड़ भी पड़े हैं ना, तब भी आप वो यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैंक वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि चारों राउंड है, आप उसको क्लोज करो। बैंक को कैसे पता लगेगा कि आपका 4 राउंड है? आप बोलोगे 75 लाख पे मेरा 3 राउंड तो हो गया, वो बोलेगा एफसीजीपीआर फाइल। एफसीजीपीआर क्या होता है कि जब आपके पास फंडिंग आती है ना, शेयर आप ऐसे तो नहीं दे दोगे ना, आप जैसे आप जाते हो एनएससी पे शेयर खरीद लेते हो, वैसे तो आप अपना शेयर नहीं लिस्ट कर सकते, आपको फाइलिंग करनी पड़ती है आरबीआई पे। आरबीआई पे आप फाइलिंग करोगे, उसके नाम पे, अब जैसे सपोज गजल गजल अलग ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट करा, ठीक है, गजल अलग को अब आप शेयर दोगे तो आरबीआई पे फाइलिंग करके उसके नाम पे आप शेयर अलॉट करोगे, तो उसमें आपका 15 से 30, 15-20 दिन, 30 दिन लगता है, तब तक आप वो यूज नहीं कर सकते हो। और सेकंड थिंग और क्या है इसमें आपको, तो वो डायरेक्ट करेंट अकाउंट में भी तो भेज सकते हैं। हम्म, मतलब जो अमाउंट जो आप बता रहे हैं वो तो डायरेक्ट करेंट अकाउंट में भी सेंड कर सकते तो करेंट अकाउंट में भेज देगा, बट हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा? उसमें बेनिफिट ये है कि आप फाइलिंग उसकी नहीं कर सकते, करोगे तभी ना आप यूज कर पाओगे। आपको सपोज मैंने आपको मैं 3 बैठे हैं, मैंने आपको 25, इन्होंने 25, इन्होंने 25 दिया, हम दोनों का 25 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इनका क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक को नहीं पता है आपने 3 से फंड उठाया, आपने बोला मैं 2 से ही फंड उठाया। तीसरा क्या रहेगा, जब आप बैंक बोल देगा आपको एफसीजीपीआर फाइल करने के लिए, एफडीआई के केस में हमेशा एफसीजीपीआर फाइल होता है, ठीक है, आप एफसीजीपीआर फाइल करोगे, फिर आपको पता लगेगा तो आपका राउंड ही क्लोज नहीं हुआ। एफसीजीपीआर क्या है? एफसीजीपीआर आपका ये, जब आप पर्पस कोड होता है, अलग अलग पर्पस कोड होते हैं, जब आप फंड्स मंगाते हो ना, तो P0007 में पैसे आ रहे हैं, अलग अलग पर्पस कोड होता है, ओडीआई के लिए अलग। सॉरी टू इंटरप्ट, एफसीजीआर द फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजन रिटर्न। हाँ जी, तो ये इंडिया से हम ले रहे हैं, इंडिया से भी आप लोगे, इंडिया से भी लोगे, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एफसीटीआरएस होता है, एक होता है एफसीजीपीआर। जब आप अपने फॉरेन से पैसा आ रहा है वो एफसीजीपीआर हो गया, जब आप सेकेंडरी सेल करोगे तो वो एफसीटीआरएस होता है। और यहाँ पे भी अब जैसे इंडिया के इन्वेस्टर्स अगर आप पे कर रहे हैं, तो भी आपको उस पे बैंक पे फाइलिंग करनी रहेगी और आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना रहेगा उसके अगेंस्ट, और शेयर सर्टिफिकेट तब इशू होगा जब आप आरबीआई पे उसकी फाइलिंग करोगे, आरबीआई में फाइल करना है। आरबीआई पे आप फाइलिंग करोगे अपनी, क्योंकि आप एमसीएपीपी क्या है, एमसी आप लोग ने कंपनी रजिस्टर करी वो आपने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हाँ, तो वो आपका वो भी आरबीआई बैक कर रहा है, उस पे भी तो आरबीआई बैठा है पीछे, तो वहां पे आप एमसीए पे फाइल करोगे, एमसीए फाइल करेंगे, हाँ, वहां से शेयर डाइल्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो बैक वो तो आपका पूरा आरबीआई देख रहा है वहां से। जब आप नहीं करोगे, सपोज आपने नहीं करा, आपने बोला मैं ऐसे चला रहा हूँ, सब पैसे आ गए, फिर मैं यूज कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपकी कि
जब आप ये क्लोज नहीं कर पाओगे ना, आप नेक्स्ट राउंड तब तक नहीं उठा सकते हो जब तक आप ये सब क्लोज नहीं हाँ करोगे। वो तो पता है। आप सीड राउंड पे आपने फंड मंगाया, आपने एफसीजीपीआर अपना क्लोज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीरीज आप उठा नहीं सकते हो, और उस पे ऊपर आपकी पेनल्टी लगती चली जाएगी कि जितने दिन आप एफसीजीपीआर डिले करोगे उतने दिन आपको पेनल्टी लगती चली जाएगी। तो एंड सेकंड चीज और क्या है, ड्यू डिलिजेंस में सबसे बड़ा इशू आता है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगा, सैलरी आती है अकाउंट में, एक एक 31 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ गई आपकी, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 31 तारीख को सैलरी आ गई। सपोज मेरी सैलरी 10,000 है, मेरे अकाउंट में पहले से 2,000 पड़े थे, 12,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी आ गए। आप अगर उसी अकाउंट से यूज करते जाओगे, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया, रेंट हो गया, ग्रोसरी का पेमेंट हो गया, मेड का पेमेंट हो गया, आप उसको कैटेगराइज कैसे करोगे? एट द एंड यूपीआई आप कर रहे हो हर जगह। आपको क्या रहेगा, जब आप क्लब करने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये क्या। सेम लाइज विद आपका करेंट अकाउंट कि शेयर एप्लीकेशन इसलिए ओपन किया जाता है, सपोज आपने 1 करोड़ लिया, आपने बोला 20 लाख मेरे को मार्केटिंग में यूज करना है, तो 20 लाख आप नॉर्मल करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और जब आप आगे जाओगे ना फंड रेज करने, तो हमेशा आपसे इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मांगेगा। इसीलिए हम 2 अकाउंट खोलना चाह भी रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मांगेगा, और वहां पे आपको हर एक चीज डिस्प्ले करनी रहेगी, आपने ये पैसा यूटिलाइज कैसे करा है। आप ये तो नहीं कर सकते हो कि ये देख लो ये यूपीआई से पेमेंट गया है, ये इससे पेमेंट गया है, एनईएफटी मैंने इतना कर दिया, ये कर दिया। आपको पूरा एक एक चीज बतानी रहेगी। और अभी आप लोग फाइनेंस के किसी बंदे को हायर नहीं कर सकते क्योंकि आपको उतना पे करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप ये वाली जो चीज है वो रन करो कि 2 अकाउंट्स रखो, कुछ नहीं है, दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। एंड इवन दी जोमेटो, स्विगी, फिजिक्स वाला, ऑल दी यूनिकॉर्न्स सब आपके ऐसे ही मैनेज करते हैं, एक अकाउंट में पैसा मंगाते हैं, उधर से दूसरे अकाउंट में पार्क करते हैं पैसा, और वहां से वो यूटिलाइज करते हैं। ये तो करना चाहिए। सर एक चीज जानना था आपको, लाइक जैसे कोई आपको ऑफर करता है, कोई आपका जानने वाला, या ठीक है तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें 20-25 लाख पार्क करना चाहता हूँ, मुझे इक्विटी नहीं, मैं ऐसे ही डालना चाहता हूँ, यू टेक मी एज एडवाइजर, एडवाइजर ने इन्वेस्ट कर लिया ऐसे ऑलरेडी कुछ इस तरह से, इसका कुछ व्हाट इज द, इस केस में क्या कर सकते हैं? तो वो डिपेंड करता है, वो आपसे शेयर अलॉटमेंट ले रहा है। देखिए 2 तरीके से ही फंडिंग नॉट आस्किंग फॉर इक्विटी, बोला कि मैं दे रहा हूँ इसका एडवाइजरी फीस है वो, मतलब आपको एज अ, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है ना, वो आप उसको ग्रांट समझ सकते हो। मैंने वो बोलता ठीक है 5 साल बाद 4-3 साल बाद देख एग्रीमेंट आप लोग कर सकते हैं। एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट कर सकते वो अच्छा रहेगा। हम एडवाइस लिए हैं 5-6 सीए से, एग्रीमेंट करिए। एग्रीमेंट करके आप ले लीजिए। 5 साल के बाद आपको कितना रिटर्न देना वो लिख दीजिए। हाँ वो उस पे लिखा वो अच्छा रहेगा। रहेगा, इक्विटी डाइल्यूट नहीं करिए। बट वो रिटर्न तो डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ द स्टार्टअप। एग्जैक्टली, वो असल में आपको वो भी कंडीशन लिखना पड़ेगा कि आप मतलब जो है हम फ्यूचर में कितना ग्रो करेंगे तो कितना आपको देंगे, नहीं ग्रो करेंगे तो क्या देंगे, दोनों दिखाना पड़ेगा। या वो पैसा डूब भी सकता है। हाँ, वो चीज आप मेंशन कर लीजिए, कल आपके पास लीगल कुछ ना हो इसलिए। मेरा एक क्वेश्चन था, ये आईडीएफसी कैसे मतलब कि हेल्प करेगा हम लोग को रेस करने के लिए फंड? अब जैसे आप हमारे पास अभी लास्ट 2 साल में हमने 14,000 स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड करा है, तो मोर देन 15% स्टार्टअप जो कंट्री में है वो हमारे पास अभी बैंक कर रहे हैं। और सेकंड थिंग क्या होता है कि हमारे पास प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का अच्छा नेटवर्क है। तो अब क्या रहेगा कि जब आपको फंडिंग देनी रहेगी ना, सपोज सिकोया को फंडिंग देनी है, तो वो एक एक जगह नहीं जाएगा। अब हर एक गली नुक्कड़ पे जाके वो चेक नहीं कर रहा होगा किसको फंडिंग दे सकते हैं। उनको भी एक रिलायबल सोर्स चाहिए। अगर बैंक आपको पीछे से बोल रहा है कि ये हमारे साथ बैंकिंग कर रहा है, इसका आइडिया अच्छा है, आप व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट शेयरिंग द थिंग। आपका जो पेज डेक रहेगा वो मैं भेजूंगा, वो भेज के वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके आपको फंड करेगा। हमारे पास दोनों चीजें हैं, जो हम इवेंट्स भी कर रहे हैं वो भी, उसमें भी वो लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। अभी मैं लास्ट वीक कोलकाता में बैठा था एक फैमिली हाउस के साथ, उसने मेरे को बोला भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, इसको बता दे डिप्लॉय कहाँ करना है। मैं अपनी एक सेल्स टीम नहीं हायर कर सकता हूँ कि वो जाके ड्यू डिलिजेंस करे, ये करे। तू मेरे को, तू बैंक में है, तेरे को पता है यहाँ यहाँ पे कस्टमर्स हैं, और सबसे अगर मैं आके आपसे यहाँ पे मिल रहा हूँ, इट्स नॉट कि सिकोया का कोई एमडी आके आपसे यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहा होगा कि आपको $1 मिलियन $2 मिलियन चाहिए। तो मेरे को पता है। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर वो लोग आपसे आके डायरेक्टली मिल भी लेते हैं, कितना चेक कर पाएंगे? 1 बार 2 बार 3 बार बात करके? मेरे पास तो आपका पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी है,
मैं भी वो भी चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप इसको लेंड कर सकते हो। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, ईवीसीज भी हैं हमारे पास कंपनीज भी हैं, तो वी आर एक्टिंग एज द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे कि अभी हमको फंडिंग चाहिए तो क्या प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस सबसे पहले दो तरीका है, एक तो आपका लीड टू यूनिकॉर्न के थ्रू हम फंड रेज कराते हैं, आपको इवेंट्स में बुलाएंगे, वहां पे आप जाके फंड रेज कर सकते हो, आप मल्टीपल प्लेयर्स से मिल रहे होगे, सबसे मिल रहे होगे, तो वहां पे करोगे। सेकंड थिंग है कि आप हमारे साथ पिच डेक शेयर करोगे, हम आपका पिच डेक मल्टीपल पीवीसीज के पास भेजेंगे, जहां से इंटरेस्ट आएगा हम आपको बता देंगे, आप डायरेक्टली डिस्कस कर क्लोज कर सकते हो। ये जो करंट अकाउंट वाला जो थ्री ईयर के बाद, अभी 3 ईयर तक जीरो अकाउंट में जीरो बैलेंस है, तो उसके बाद क्या रहेगा मेंटेनेंस, क्या उसके बाद का क्या कॉस्टिंग रहेगा? सर आप बताओ, आप 3 साल बाद अगर अभी सपोज आपको 1 लाख 10 लाख की ग्रांट मिली है, तो आप भी तो ग्रो करोगे ना। हाँ, तो फिर भी वो फिर नॉमिनल चार्जेस पे आता है, वो उसका वेरिएंट फिर चेंज होता है, आपको जैसे चाहिए रहेगा ना वो वैसा रहेगा। इट्स जस्ट एचडीएफसी से मुझे कॉल आया था, वो कहते हैं कि 2 साल तक के लिए फ्री है, 2 साल के लिए फ्री है, और उसके बाद आपको 2 लाख रुपए जो है वो एज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे पे IDFC से कॉल आया। आईडीएफसी नहीं, हमारे पास आईडीएफसी में ऐसा नहीं है। आप मेरे को नंबर शेयर कर देना, मैं उस बंदे से बात करूंगा कि वो फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हो। नहीं, लेकिन आप ब्रांच में जो उसमें बात ठीक है। मेरा भी अकाउंट है आईडीएफसी में, जैसे कि कुछ मतलब कि आईडीएफसी का कुछ फॉल्ट भी है कि वो टाइम पे सर्विस नहीं की। कैसा आप बताइए। मतलब कि वो मतलब कि क्यूआर कोड, एक छोटा सा चीज था क्यूआर कोड, वो हमको उनसे मंगवाते हमको 2 महीना लगा। एक्चुअली ये चीज मेरे साथ भी हुई। मैंने शुरू में मेरा जीपे एक्टिवेट नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ कम से कम आप अपनी डायरेक्ट क्यूआर दे दीजिए। फिर ठीक है, 10 दिन 15 दिन ईमेल की फॉलोअप मैंने 8-10 बार किया, नो रिस्पॉन्स। फाइनली 1-2 महीने बाद मेरा जीपे एक्टिवेट हो गया, तो खैर मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन अभी तक क्यूआर है। उसके बाद फिर दूसरा था कि मेरा वर्क ऑर्डर, गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर, जैसे कि होता क्या है यूजली हम लोग के पास उतना फंड नहीं रहता एक बार में करने का, तो हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग सीसी का डिमांड किए थे कि हम लोग को अभी 10 लाख का हम प्रोजेक्ट किए थे गवर्नमेंट के साथ, तो हम लोग डिमांड किए थे 5 लाख तक का, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। हम करवा देंगे लेकिन वो चीज का रिस्पॉन्स ही नहीं। अब आप एक चीज समझो, हमारा बैंक कैसे वर्क करता है, हम आपसे लाइबिलिटीज लेते हैं और दूसरी तरफ लेंड करते हैं, ठीक है। अब 4 कस्टमर है हमारे पास, 100 रुपए हमने तीनों से लिए, 300 रुपए लिए, और चौथे बंदे को मैंने 250 रुपए दे दिए, ठीक है। वो 250 रुपए पे नहीं रिपे कर पाए, पैसा किसका गया? एट द एंड कस्टमर का। वी डोंट वांट दैट एरा जो 18-19 में किसी बैंक के साथ आया था और आप लोग वहां पे फंस गए थे। एंड सेकेंड थिंग, व्हाई वी आर नॉट इनटू इट, क्योंकि उसके लिए बैंक को 3 साल का आपका पीछे का आईटीआर चाहिए, हमें भी तो आपका पीछे चेक करना रहेगा। हम लोग पास गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर, वो आपके पास ठीक है, गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स ही बैंक लेंड कर सकता है, क्योंकि वी आर बैक्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन सेट करी है, तभी हो सकता है। इसीलिए आरबीआई, अब आप लोग देख रहे होगे एनबीएफसी पे सबसे ज्यादा फंडिंग हो रही है आज के डेट में, कि आरबीआई भी बोली एनबीएफसी लाइसेंस दे दे। हम लोग का 1 साल का पूरा मतलब कि एक पूरा साल का टर्नओवर नहीं, क्योंकि हम लोग 1 साल अभी हुआ नहीं हम लोग का कंपनी का फॉर्मेशन का, तो हम लोग 1 साल का दे नहीं पा रहे थे। तो जैसे कि गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर था उसके हिसाब से हम लोग को वी आर बैक्ड बाय आरबीआई, हमें आरबीआई की जितनी टर्म्स एंड कंडीशन गाइडलाइंस है ना, हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना है। आप लोग को पहले ये पता होगा कि बैंक कभी भी एप्टा नेगेटिव और पैड नेगेटिव कंपनीज को लोन नहीं देता है। अब हमने वो चीज चालू करी है, बट उस पर भी क्राइटेरिया रखे हैं कि 10 करोड़ रेज होना चाहिए, 400 हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसमें से रेज होना चाहिए, 12 महीने का रनवे होना चाहिए, कि बैंक इज डीलिंग विद द पब्लिक मनी। आपके पास गवर्नमेंट ऑर्डर है, सब है, बट वी आर बैक्ड बाय आरबीआई। हमें उनको जब लोन देने के पहले ना जो टर्म शीट होती है, सब कुछ होता है, वो हमें उनके पास पूरा एट द एंड जब हमारा क्वार्टर क्लोज होता है ना, जो आप लोग देखते हो कि क्वार्टर रिपोर्ट आती है, उस पर हम लोग को हर एक चीज आरबीआई पे डिस्प्ले करनी रहती है, कितना हमारा एनपीए हुआ है, कितने पे हमने लोन दिया है, क्या करा है। तो अगर वो मैच नहीं होगा ना,
तो वो बेसिकली 3 साल का क्राइटेरिया है। ITR हमें चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, उसी बेसिस पे बैंक करता है। एंड यार दूसरी चीज क्या है, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द स्टार्टअप, कि आप 10 करोड़ क्राइटेरिया है हमारा, 10 करोड़ आप रेस कर लो, 12 महीने तक रहे, वो भी कि रिस्क सेफ रहे। हम रिस्क ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज है। सेकंड थिंग कि और क्या इसमें होता है, एक तो हम आपको इक्विटी में हेल्प कर रहे हैं, साथ में हम आपको डेट में भी हेल्प कर रहे हैं, कि आपको NBFC से वी कैन हेल्प इन रेजिंग द डेट। बैंक इसीलिए, RBI इसीलिए आज के डेट में बैंक और NBFCs दोनों साइड बाय साइड चला रहा है, कि आपका NBFCs भी वर्क करता रहे और आपका बैंक भी चलता रहे। NBFCs इज देयर फॉर गिविंग द लोन, वो आपको लोन देता रहेगा। तो इट्स बेस्ट आप वहां पे लोन लो, अर्ली स्टेज में आप वहां पे लोन लेके वर्क करोगे, इट वुड बी बेटर। बैंक आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई बैंक होगा जो आपको अर्ली स्टेज पे देगा। ये IDFC CC नहीं प्रोवाइड करती है, जैसे CC प्रोवाइड करती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है, बट टाइम होता है 3 साल का। आप हमें जो पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसके बाद वी विल एनालाइज एंड प्रोवाइड। ऐसा नहीं कि हमने प्रोवाइड किया। इसके पास हम लोग के पास तो स्टॉक भी तो रहता है, तो उसके एनालिसिस पे नहीं हो सकता। सर 3 साल का हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे पास RBI की जो मैंडेटरी है ना। अब एक बात बताओ, आप MCA पे कंपनी रजिस्टर करने गए, आपने बोला मेरे को मैं बिना कंपनी के पैन कार्ड से कर दूंगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो उनकी चेक लिस्ट है सब कुछ रहेगा सेम, हमारे पास भी RBI की चेक लिस्ट है, हमें उस पर मार्क करना रहता है। वी आर बैक्ड बाई RBI एंड वी आर डीलिंग विद द पब्लिक मनी। हम ऐसे अगर लेंड करने लगे ना, मैंने जो आपको सेम लाइन बोली, वी डोंट वांट टू बी द बैंक ऑफ 2018 की सडनली सब कुछ फॉल हुआ, एंड वी डोंट वांट टू बी द SVB, सिलिकॉन वैली बैंक हमें नहीं बनना है कि सडनली फॉल हुआ। एंड अगर इंडिया में ये चीज हुई तो इकोनॉमी खराब हुई, वहां पे देखें सर्वाइव, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोग को बैंक पे ही है। एक चीज और था, जैसे तो जैसे FCG पे आपके बोला एक शेयर एक अकाउंट पे आपका होना चाहिए और एक नॉर्मल अकाउंट। मान लीजिए कि जैसे हम लोग का स्टार्टअप जैसे दिन भर में 100-200 बुकिंग्स होती है, जैसे हेल्थ स्टार्टअप का हो रहा है, कहीं सर्विसेज का हो रहा है, तो उस केस में व्हाट यू सजेस्ट, क्योंकि हम अभी एक ही अकाउंट से ऑपरेट हैं। आपको हमेशा 2 अकाउंट रखना चाहिए। और अब आपका जैसे ये है ना, आप इस पे वर्चुअल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। एक वर्चुअल अकाउंट भी होता है कि ऑनलाइन अकाउंट क्रिएटेड रहता है। अब आप जैसे जोमेटो पे अगर खाना ऑर्डर कर रहे हो या आप ओला पे पेमेंट कर रहे हो, ओला का डायरेक्टली उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है, उन्होंने वर्चुअल अकाउंट बना के रखा है कि वहां से उस अकाउंट में जाएगा और फिर ओला के मेन अकाउंट में गिरेगा पैसा। क्लब होता है पूरा ट्रांजेक्शन। अब ओला की दिन में 1 लाख राइड बुक हो रही है, अगर वो अपने स्टेटमेंट पे पूरी 1 लाख राइड दिखाएगा, किसी की 1,000 की राइड भी है, किसी की 50 रुपए की राइड भी है, अगर वो दिखाता जाएगा उसका स्टेटमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक वर्चुअल अकाउंट होता है, वहां पे आपका सब कुछ कलेक्ट हो रहा होता है, वहां पे आपको लिंक होगा करंट अकाउंट से, आप उससे अपना कर सकते हो। एंड मेरा अकॉर्डिंग ये है, जो मैंने भी चालू किया था, जो मैं जब फंड रेज करने जा रहा था, जब मैंने 1MG को अपना बिजनेस सेल किया था, 3 प्रॉब्लम्स आई थी इन टर्म्स ऑफ अकाउंट। उसने बोला था आपके पास कभी भी फंड रेज करने के लिए अलग अकाउंट नहीं था। सेकेंड थिंग, आप एक्सपेंस भी उसी अकाउंट से कर रहे हो जिस अकाउंट से आप कलेक्शन कर रहे हो। अगर अभी आपका कलेक्शन कम है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जो बर्न जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप में, अगर आपका बर्न ज्यादा है और एक्सपेंडिचर इनकम कम है, तो आप एक अकाउंट से चला सकते हो। अगर आपकी कंटिन्यूअसली इनकम हो रही है, अब जैसे सपोज यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ 500 और 200 रुपए आप रिसीव कर रहे हो, 600 रुपए का या 100 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, 300 रिसीव कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूअस इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो हमेशा आपके पास एक कलेक्शन अकाउंट भी अलग होना चाहिए, कि आपको पता रहना चाहिए कि इतने पैसे आए हैं और इतने पैसे गए हैं। फिर आपको नहीं तो वो मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी कि ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। वर्चुअल अकाउंट हर एक बैंक प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ IDFC? सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं, वो चार्जेबल रहता है, हमारे पास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, बस डिफरेंस है। जैसे मेरे केस में जैसे एक तो आप जैसे इन्वेस्टर है या फंडर से पैसा उसको आप अलग पार्क करें, और आपको जो RBI में FCG पे आ रहा है वो सब देखिए। एक हमारा जैसे कि हमारा पोर्टल क्या है, बुकिंग दिन में 100 मैंने बहुत सारा पैसा, अब 200 ट्रांजेक्शन दिन में हो रहा है, तो एक ही अकाउंट में सब हो रहा है, तो उसमें हमारा घींच भी छोड़। वही चीज तो मैंने आपको बोली कि डायरेक्टली आपका हिट करा जा रहा है अकाउंट। आपके अकाउंट में 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन दिखा रहा हो, आपके अकाउंट में 1,000 रुपए का भी दिखा रहा हो,
तो वहां पे आप वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो उस जगह पे, या आप एक वॉलेट रख सकते हो कि सब कुछ उसमें गिरे और वॉलेट को अपने अकाउंट से लिंक कर दोगे कि सपोज डे एंड पे आपके इतना कलेक्ट हुआ पैसा, आप उसके बाद इतना रूट कर दो। फिर उसमें जब क्या है, जैसे हमारे पास पैसा आता है, हाँ जी। डॉक्टर है, उसका कंसल्टेशन फी 500, वो हमारे पास है। फिर हमारा जो इंसेंटिव है वो हम रखेंगे, फिर मंथ एंड में उसको जो पैसा बचा उसका अपना जीएसटी काटेंगे, उसको वापस देंगे। वो बड़ा अब जैसे हमारा खर्चा भी है, सैलरी भी है, उसके लिए अलग अकाउंट रखना ज्यादा। हाँ, वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे हो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा आप ये चीज का पेमेंट कर रहे हो और इस तरीके से आप रिसीव कर रहे हो, और पैसे आपके जो इन्वेस्टर से रेस कर रहे हो वो इसमें। तो आप कर सब एक में सकते हो, बट आपको दो, मेरे अकॉर्डिंग आपको दो अकाउंट रखना चाहिए हमेशा। बट अब तीसरा वो आप अपने इजीनेस के लिए रख सकते हो कि भाई मेरे को मेंटली मैं ठीक रहूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मुझे जैसे पेमेंट गेटवे से अगर वर्चुअल अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट गेटवे से लिंक आप अभी पीजी किसका यूज कर रहे हो? फोन पे करते हैं। फोन पे का क्या चार्जेस है उसका? अभी तो जीरो जीरो कर रहे हैं। तो आपके जैसे बढ़ेंगे ना वो चार्जेस आपके बढ़ाते चले जाएंगे। आपका सेटलमेंट कितने दिन में? T+1 T+2? 30 दिन T+30 नहीं, फोन पे पे जो आपका पैसा आ रहा है तो दूसरे जो तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है। मैंने शाम तक। ठीक है, सेम डे, टी डे, तो इट इज गुड। तो एक ये सब चीजें हो गई। तो ये अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब दो तीन अलग अलग अकाउंट? अकाउंटिंग में तो आपकी इजी होगा ना ये। अब आपका एक अकाउंट में सब आप रिसीव कर रहे हो पैसा, एक अकाउंट से आप पे कर रहे हो। आपको पता है तीन अकाउंट है आपके पास, 01, 02, 03। 01 में आपने फंडिंग का पैसा मंगाया, वो खत्म हो गया। 02 में आपको पता है कलेक्शन आ रहा है, आपको पता है इसमें कलेक्शन के लिए सब पैसा है। 03 में आप पेमेंट किए जा रहे हो, आपको पता है ये पेमेंट के लिए यूज हो रहा है, सबसे इजी चीज है। तो आप 02 में कलेक्शन और पेमेंट कर रहे हो, आपको -100 भी दिख रहा है, +50 दिख रहा है, +100 दिख रहा है, -200 बहुत tedious हो जाता है। हाँ। और इनफैक्ट मैंने एक फाइनेंस वाले का रखा था, वो भी पागल हो गया यार, आपके 100 में पागल हो गया। तो एक चीज आप और भी यूज कर सकते हो। अब जैसे आप लोग को ये सब होता है ना FCGPR फाइल करने के लिए, तो हमारे पास CFO सर्विसेज भी है, ऑनलाइन CFO सर्विसेज है कि वो एक एक जगह पे बैठेगा और 15-20 कंपनीज को देख रहा होगा। तो वो भी आप जो बियॉन्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है वो भी वहां से यूज कर सकते हो। चार्जेबल? देखो, चार्जेबल भी रहता है और डिस्काउंट्स पे भी अवेलेबल रहते हैं। अब क्योंकि वो थर्ड पार्टी सेटअप है, हम हर एक चीज तो आपको फ्री पे वो नहीं कर सकते ना। हर पार्टी पे डिस्काउंट जो आपने रखा होगा वो हाँ, डिस्काउंट वो डिस्काउंटेड रहेगा। अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो वो आपको ज्यादा पड़ेगा, आप हमारे थ्रू जाओगे तो वो आपको मच चीपर पड़ेगा। जैसे मैंने वीवर का एग्जांपल लिया था कि 30,000 रुपये आपको वहां पड़ रहा था, आप ऐसे पे कर रहे हो तो आपको 21,000, मान लो 25,000 देना है, 5,000 भी तो आपको बचा। तो ये चीज है। अच्छा। जैसे करेंट अकाउंट नॉन मेंटेनेंस 3 साल तक के, तो स्टार्टिंग में ओपनिंग के लिए कुछ ऐसा कि कुछ बैंक का रहता है कि आप इतना एक खोलते समय आप 50,000 या 1 लाख आप डालो और फिर उसके बाद उसको निकालो? वो हर बैंक में रहता है, वो हर जगह रहता है कि वो इनिशियल चेक होती है। अब आप अगर कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करते हो तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको MCA बोलता है ना कि एक पेड अप कैपिटल कितना है, ₹1,00,000 ₹2,00,000, वो आपको डालना ही डालना है। सेम अकाउंट में भी होता है, आपको वो एक्टिव करने के लिए उतना पैसा डालना है, फिर आप विड्रॉ कर लो, आप यूज कर लो। मैं तो ये नहीं बोल रहा ना, सपोज आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने 1 करोड़ भी उसमें डाला, 1 करोड़ भी डालो, मैं ये तो वो बोल नहीं रहा हूँ कि आपको 10 लाख उसमें मिनिमम रखना ही है। मैं बोल रहा हूँ आप 1 करोड़ डाले हो, कल आप पूरा 1 करोड़ लेके चले जाओ, आप रख दो जीरो, 3 साल तक आप पूरा जीरो रख दो। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आप वो यूज कर रहे हो उसको पेमेंट करने के लिए। तो ये मिनिमम चीज, कितना डालो? चलिए 50,000 चाहिए। चलिए 50,000। तो आप बिजनेस भी रन करोगे। अब जैसे 3 साल बाद आपने पूछा कि क्या रहेगा, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बैंक भी अगर आपको ग्रांट्स दे रही है, तो अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे रही है तो एक उस लेवल तक देगी, ठीक है। उसके बाद आगे जाके वो बोलेगी ना आप रन करो। अब अगर मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया तो भाई अब हमेशा थोड़ी नहीं कि एंड तक वो चलाते चले जाएंगे, वो ग्रो करना है मेरे को भी, तो वो चीजें डेफिनेटली आप लोग ग्रो करोगे। हर एक स्टार्टअप ग्रो करता है। सर नमस्कार, मैं सुनील बोल रहा था। हाँ जी। मेरा स्टार्टअप है। ओके। मैं एक चीज चाह रहा था कि जो अकाउंट ओपनिंग होता है, करेंट अकाउंट, वो कितने दिनों में सर हो जाता है अगर नया स्टार्टअप हो बिहार का रजिस्टर्ड? सर 3 to 4 days में अकाउंट ओपन हो जाता है।
दूसरा है कि अगर हम लोग का स्टार्टअप है और हम लोग अभी 10 lakhs का फंड लिया है सीड कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, तो आपकी बैंक अगर हम लोगों को कुछ लोन देना चाह रही है तो कितना मिनिमम से मिनिमम कितना लोन आप लोग दे सकते हैं, मतलब एज फॉर नॉर्मल 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक कुछ, मतलब ऐसा कुछ है कि आप लोग दे सकते हैं इनिशियल स्टेज में? सर लोन पे डिपेंडेंट ये है कि आपके पास जो मैंने अभी बताया 3 साल का फिनेंशियल्स होना चाहिए, जो बैंक की बेसिक क्राइटेरिया है। ये बैंक का नहीं, ये सिर्फ हमारे बैंक का नहीं है, सारे बैंक्स का है, क्योंकि वी आर बैक्ड बाय आरबीआई। हाँ, मतलब हैवी अमाउंट के लिए सर, लोन के लिए ना, और छोटा अमाउंट अगर लेना चाह रहे हैं, मतलब एज फॉर जो आपके एंड से हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है अगर हम चाहे 50,000 का लोन लेना है या 1 लाख का लोन लेना है, क्या आप दे सकते हैं अगर 10 लाख का हमारा कैपिटल मिला हुआ सीट कैपिटल? सर देखिए, कैपिटल आपको मिल जाता है, उसके जी। लिए भी जो मैंने अभी बताया आपको कि उस जो आप फंड रेज कर रहे हो ना, उसके लिए भी हमारे पास एक अलग प्रोग्राम है कि आप 10 करोड़ रेस करोगे, 12 महीने के लिए रनवे रहेगा आपका। आप किसी हमारे जो 400 लिस्टेड टॉप इन्वेस्टर्स हैं, आप उससे रेस करोगे तो आपको फंड मिलेगा वहां पे। मतलब मैं एक सर्टिफिकेट लेना चाह रहा था कि आपकी बैंक हमको लोन दी है, अगर कुछ हाँ। भी अमाउंट हो, लेकिन एक वो सर्टिफिकेट काफी काम करता है कि हाँ बैंक से हम इतने, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन अगर 10 लाख का अगर एफडी है जमा है आपके बैंक अकाउंट में, उनके बिहाफ पे या तो सीसी कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा मिल सकता है? मिल तो जाएगा सर, देखिए मिलने का कुछ भी नहीं है। अब आप क्या चाह रहे हो, अनसिक्योर्ड चाह रहे हो या सिक्योर्ड चाह रहे हो, उस पर भी डिपेंडेंट है। जो भी है, सिक- लेकिन आप 3 साल तो वेट नहीं कर सकते हैं हम लोग ना, हम लोग को तो तुरंत चाहिए। तो इस पे क्या रहता है सर कि इस पे ना हम क्या देते हैं, आपको सिक्योर्ड अमाउंट देते हैं। अब जैसे जी। आप सीसी की बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको एफडीओडी का बोलूंगा कि आप एफडीओडी कैसे कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे सपोज आप बता रहे हो आपको 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला है, आप पूरा 10 लाख तो एक बार में यूटिलाइज करोगे नहीं। नहीं। आप उसको 5 लाख, सपोज आप 5 लाख यूटिलाइज कर रहे हो, 5 लाख आप स्पेंड कर रहे हो, आपको पता है एग्जैक्टली। 5 लाख कर दोगे, बट आपको अगले 5 लाख की और नीड है। तो जी। हम यहाँ पे आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम आपको एफडीओडी दे देंगे। जो आपका एफडी, जो आपका 5 लाख रिमेनिंग है ना, वो आप करेंट ओके। अकाउंट में मत रखो, आप उसको लेकिन एफडी करो। एफडी में प्लेस करोगे, आपको 7-7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा सबसे पहले उस पर, ठीक और है। उसी के बदले हम आपको 100% ओडी दे देंगे। ग्रेट तो ग्रेट। वो आप 0.5-1% पे आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप 5 लाख यूटिलाइज कर रहे हो अनसिक्योर्ड पे, तो आपको वो मिलेगा 7-8-9-10-11% पे, ठीक है, ओके। ओके। अनसिक्योर्ड। और आपको सिक्योर्ड मिल रहा है 1% पे, तो आपके लिए कॉस्ट ज्यादा क्या हो, बेटर क्या हुई अर्ली स्टार्टअप में, आप अगर 1% पे ये यूज कर ले रहे हो तो यही हुआ ना। तो लेकिन ये प्रॉब्लम, एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है बिहार स्टार्टअप, वो ओडी और एफडी करने को नहीं दे रही है। वो पैसे को एफडी करने के आपको मना कर रही है मेरे को कि नहीं, आपको एफडी नहीं करना है, उस अमाउंट को आपको खर्च वो करना है। नॉन कॉलेबल एफडी मना कर रहे हो। कभी भी कोई भी इन्वेस्टर, एफडी भी सर दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी कॉलेबल एफडी, दूसरी होती है नॉन कॉलेबल एफडी। कॉलेबल एफडी अच्छा। होती है जब हमेशा आपने आज मेरे को फोन करा कि मेरी 10 लाख की एफडी आप ब्रेक कर दो, मेरे को अभी पैसे चाहिए, मैं इंस्टेंट आपको ब्रेक करके आपके 10 लाख अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। नॉन कॉलेबल होती है कि अगर आपने 3 महीने के लिए बनाई है, तो आप 90 दिन के लिए बनाए हो, तो आप उसको 89 डे पे भी नहीं ब्रेक कर सकते हो, 90 दिन पे ही ब्रेक होगी। तो आपका जो पार्टनर है, आप वो मना कर रहा होगा, जिसने भी आपके पे फंड डाला है, वो नॉन कॉलेबल के लिए मना कर रहा होगा, कॉलेबल के लिए कोई भी मना नहीं करता। नहीं, पार्टनर नहीं मना कर रहा है, डिपार्टमेंट मना कर रही है, स्टार्टअप जिन्होंने फंड दिया है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नॉन कॉलेबल के लिए मना कर रही होगी। एक बार आप उनसे चेक करना, जहां तक मेरे को आइडिया है कोई भी एफडी बनाने को नहीं मना करता, क्योंकि आप उससे अर्न कर रहे हो पैसा, और वो आप ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आपके करंट अकाउंट में आप तुरंत यूटिलाइज कर सकते हो वो पैसा, एफडी में रहेगा तो आपको एफडी ब्रेक करानी रहेगी। तो इट इज ए सिक्योर्ड अमाउंट, वहां पे आप वो ज्यादा अच्छा सिक्योर्ड। रहेगा सर। जो पैसा हमारा पड़ा हुआ है बैंक में, उसको हम एफडी कर दिया और फिर एफडी से ओडी लेकर काम कर लेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको ऐसे प्लेस करो, उसके अगेंस्ट में आप ओडी ले लो, और आपको सेम चीज 1% तो पड़ेगी। जो आप मतलब आप अनसिक्योर्ड लोगे तो आपको 7-8-9-10% पे पड़ रही होगी। अगला अमाउंट भी सिक्योर रहेगा, वो फिक्स रहेगा। हाँ जी। One question about the process to start. हेलो सर। हेलो। हेलो। या हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ फैशन से सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम लोग सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं,
जैसे कि हम लोग मशीन बनाते हैं, फार्मर किचन में काम करते हैं, तो हम लोग का मशीन का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, लगभग 2 लाख 1 लाख मोटा मोटी। तो फार्मर को सर ईएमआई ऑप्शन चाहिए होता है, जहाँ भी हमारे पास शोरूम से या डीलर हमारे जो बने हुए हैं, वहाँ से ईएमआई ऑप्शन चाहिए। जैसे कि जो भी हमारा जो फार्मर्स हमारे, मतलब कि सपोज उन्होंने में से आपको एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर परचेज किया, उसका दाम 2 लाख रुपए, तो उनके पास उतना पैसा तो है नहीं। अगर आपका बैंक मुझे ईएमआई ऑप्शन देता है मेरे फार्मर्स को, मेरे कस्टमर्स को, तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक लीप होता है, क्योंकि सर यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने पहले ही बात की थी आपका ऑफिशियल्स किसी यहाँ पर बाढ़ में, तो सर यहाँ 1% में मार्केट हम लोग अगर कैप करते हैं बिहार का, तो लगभग 100 करोड़ का हम लोग टर्नओवर हम लोग कर सकते हैं साल का। ठीक है, मैं एक बार इसके लिए ना आपसे इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा 1 to 1 कि ये कैसे रन हो सकता है, क्योंकि हर कंपनीज के लिए अलग अलग होता है और हर कंपनीज में ईएमआई नहीं रन कर सकते हैं ऑन द तो बेसिस सर ऑफ। मैं आपसे कैसे मिलूँ सर? कल मुझे पटना आना है सर, कल मेरा एक मतलब प्रेजेंटेशन है आपकी इंदिरा भवन में, तो कैसे मिलूँ सर आपसे मैं? मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी ले, मतलब वहां से भी आप मिल सकते हो मेरे से, आप कनेक्ट भी कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं। ये सर मतलब यहाँ पर आप उस सर होंगे, आप उस लेन सर, उनको सर नंबर अपना दे दीजिएगा, मैं आपसे उनका नंबर ले लूँगा सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, सेम सेम क्वेश्चन मेरे को हेल्थ ईएमआई के लिए बहुत सारे तो पेशेंट आते हैं। वो सेम, तो देखिए दो दो चीजें होती हैं, या तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, या तो मैं डायरेक्टली बैंक साइड से हेल्प करूंगा, या मैं आपको किसी ऐसे थर्ड पार्टी से बात करवाऊंगा जहां से आपको हो पाए। अब जैसे आप ये बता रहे हो हेल्थ के लिए, तो एक दिल्ली की कंपनी है सेविन करके, आप उससे चेक कर लो, वो आपको ईएमआई और कभी तो पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसका सिविल स्कोर भी अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से 50,000 है, लेकिन सर्जरी कॉस्ट 2 लाख आना है, तो 1.5 लाख का अगर ईएमआई हो जाता 8 महीने या 12 तो वो अच्छा रहता है। वो सेम मैं एक बार 1 to 1 इस पे डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि सब मेरे को इवेलुएट करनी रहेगी डिटेल्स। 10 रुपये चाहिए। हाँ, एंड सेकंड, अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन है मयंक जी का, इट इज व्हाट विल बी द प्रोसेस टू स्टार्ट विद आईडीएफसी एंड स्टार्टअप फॉर आवर फंड रेजिंग जर्नी। तो अभी जैसे मैंने बताया, एक लीप टू यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म चल रहा है, 29 तक लाइव है वो। तो आप सभी लोग से मैं ये बोलूंगा, आप एक बार उस स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। तो ये है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीप टू यूनिकॉर्न आपका 8 से 9 महीने का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम नर्चर करते हैं, स्टार्टअप को इंगेज करते हैं और ग्रूम करते हैं, ताकि आप वहां पे, इस पे क्या रहेगा कि आप इनरोल करोगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट किया जाएगा अलग अलग फाउंडर्स, मतलब फाउंडर्स भी कौन रहेंगे, यूनिकॉर्न और सुनिकॉर्न कंपनी के रहेंगे, तो वहां से आप फटाफट मिलके क्लोज कर सकते हो। ये हम लोग ग्रूमिंग सेशन नहीं करना चाहे और हम लोग का पिच डेक रेडी हो तो इट इज द एड ऑन बेनिफिट, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे भी क्या रहेगा कि ग्रूमिंग सेशन में भी, ग्रूमिंग इज नॉट लाइक कि आपको बैठा के बताया जाएगा, इट इज लाइक कि इवेंट्स हो रहे होंगे। अब जैसे सपोज आप समझ लो कि यहाँ पे होटल मौर्या में इवेंट हो रहा है, आपको वहां पे बुलाया जाएगा, वहां पे आपका सपोज गजल अलग आ रही है, निखिल कमत आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे ग्रो हो रहा है, फिर आप उनसे 1 to 1 भी वहां पे बात कर सकते हो, वहां पे इन्वेस्टर्स आएंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हो, तो वहां से भी फंड क्लोज होता है। सेकेंड थिंग, हम कैसे हेल्प करते हैं, हम आपको ऐसे हेल्प करते हैं कि आप जैसे जैसे आपका आपका पिच डेक बन गया, आप हमारे साथ शेयर कर दो, जो हमारे जितने भी पी वीसीज हैं उनके साथ शेयर करके आपको फंड रेज करवाने में आपकी हेल्प करें। कहाँ पे हम लोग शेयर कर सकते मैं आपको मेल आईडी और नंबर दूंगा, आप ले सकते हो, तो उसके बाद आप मेरे को शेयर कर दो, मैं वहां से। सर वो प्लेटफॉर्म जहाँ वी कैन गो एंड इनरोल आवर्स, तो इट इज लीप टू यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म, आप अगर गूगल पे डालोगे ना लीप टू यूनिकॉर्न मनी कंट्रोल, वहां पे आ जाएगा। 29 तक अभी ये ओपन है सभी के लिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप सभी लोग उस पे इनरोल कर लो, क्योंकि आपके लिए लॉस नहीं रहेगा। यहाँ से आपको एक पब्लिसिटी मिलेगी, मार्केटिंग मिलेगी। कैसे मार्केटिंग मिलेगी, अगर आप टॉप 600 में आ जाओगे, तो लीप टू यूनिकॉर्न की लिंक आपको, अगर आप सर्च करोगे ना लीप टू यूनिकॉर्न मनी कंट्रोल, आपको वहां से मिल जाएगा गूगल पे, यू जस्ट नीड टू सर्च लीप टू यूनिकॉर्न मनी कंट्रोल, वो मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, उस पर भी कोई इशू नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो मैं बता रहा था कि आपको ग्रूम करने में हेल्प होगा, हर एक एंड पे आपको आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग कॉस्ट जो आप कर रहे हो वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप 100 अंडर 100 में आ गए,
तो आपको किसी की टेंशन ही नहीं है, इन्वेस्टर्स खुद आएंगे आपके पास। शॉर्ट में अगर मैं इसको बताऊं, ये शार्क टैंक है हमारा, हर जगह आके आप यहाँ पे कर सकते हो, शार्क्स आते हैं, सब होते हैं। मनी कंट्रोल वाला और ये सब इवेंट है या इवेंट ही है? इवेंट है, ये 6 to 7 months का प्रोग्राम रहता है। तो ये लिंक भेज दो। ये गेट फंडेड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जा सकते, बेसिक क्राइटेरिया फिल करना रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, ये आपको एज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो और कुछ क्वायरीज है तो आप बताओ, अदरवाइज आई विल बी विजिटिंग नेक्स्ट मंथ टू, तो कुछ भी आपकी क्वायरीज रहती है मैं फिर से करके करवाऊंगा यहाँ। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है सर, दो क्वेश्चन है मेरा। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे जब इनकॉर्पोरेट हुए थे 2021 में, तो एसबीआई में अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट ओपन हुआ था और अभी हम लोग उसी को मेंटेन कर रहे हैं। बट उसमें प्रॉब्लम अभी क्या है कि जो आप अभी बता रहे थे ना, आपके बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं उस पे एक अमाउंट मिलता है, तो वो लोग वो बेनिफिट दे ही नहीं रहे। मतलब हम लोग बहुत रिसर्च किया आउटसाइड, बहुत सारे स्टार्टअप इसको यूज करते हैं, बट एसबीआई ऐसा कहती है कि करंट अकाउंट में हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। पता नहीं उनका क्या लॉजिक है, या मेरे ब्रांच के साथ इशू है, समझ नहीं आ रहा। तो अब मेरा कंसर्न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं उस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट हमें मिलता ही रहे। तो इसके लिए, लेकिन अब हम लोग डर इस बात के रहे हैं कि अगर हम दूसरे बैंक में अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि अभी जितने जीएसटी वाले जगह, जितनी भी जगह, सारे जगह हमारा वो अकाउंट डाला हुआ है, डिटेल्स लिंक किया हुआ है। अब अगर आईडीएफसी के साथ करेंगे तो फिर मतलब ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि नया बैंक होगा, ऑफिशियल बैंक, इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कल दिन बैंक का जब स्टेटमेंट भेजेंगे तो वो कौन सा बैंक का भेजेंगे। तो अभी ये सब चीज हमारे साथ इशू चल रहा है। तो इस पे आप क्या सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए अभी? इसके लिए आप मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको अकाउंट क्लोज करिए, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द बैंक, ऑल बैंक्स आर डूइंग ग्रेट। इट्स जस्ट कि मैं आईडीएफसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो नहीं, आपको हमेशा एक गवर्नमेंट बैंक के साथ एक अकाउंट रखना चाहिए। अगर कुछ ग्रांट्स आ रही है या कुछ भी हो रहा है, आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, तो हमेशा हर जगह से यूज करो आप। सेकेंड थिंग ये रहेगी कि इट्स जस्ट टेक लाइक अ डे और सो, जहाँ पे आप सब अपने अकाउंट में जीएसटी, मतलब आप जीएसटी पे जाके अपने अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे क्या है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास, आप वहां से सब कुछ चेंज कर सकते हो। कि आपको अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको बैंक, मैं बता रहा हूँ कि एक कस्टमर अभी शार्क टैंक में है, वहां पे ब्रांच नहीं है हमारी, बिहार पे एक कस्टमर है, उस प्लेस पे हमारी ब्रांच नहीं है, ब्रांच वहां से 70 किलोमीटर दूर है, बट वो फिर भी हमारे साथ अभी बैंकिंग कर रहा है, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स, आपका इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली सब कुछ प्रेजेंट है। आपको इट्स नॉट कि हम आपको सिर्फ बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या हम आपको बोल रहे हैं आप हमारे साथ बैलेंस रखो, वी आर नॉट इनटू इट। हम आपको चाहते हैं आप ग्रो करो, जब आप ग्रो करोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। अभी मैं आपको बोल दूंगा कॉल करके आज कि आप, मैं वो बैंकर नहीं हूं कि मैं आपको आज शाम में कॉल करके बोलूं सर फंड रख दो, फंड रख दो, फंड रख दो। ऑटोमेटिकली जब आपको सर्विस मिल रही होगी, सब हो रहा होगा, आप रखोगे हर एक चीज, आप हमारे को कोर बैंकिंग बना के रखोगे, रेदर देन आस्किंग फॉर यू। आई बिलीव इन डिलीवरिंग, कि मैं आपके लिए अगर सामने से करके दूंगा तो इट वुड बी बेस्ट। ठीक है। और दूसरी चीज की, जो एफडी वाला प्रोसेस वर्क करता है, जहां तक हम लोग रिसर्च किए हैं, कि वो जैसे अकाउंट में अगर 25 लाख पड़े हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उसको यूज भी करते हैं, ठीक है, जैसे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस चलता रहता है। तो क्या ये वैसे ही वर्क करेगा, जैसे आज मेरे पास 24 लाख रुपए हैं, तो आज 24 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल कल तो 24 नहीं होकर वो 23,90,000 हो सकता है, तो ये अमाउंट ऊपर नीचे हमारा करता रहता है। तो ये एफडी वाला कैसे काम करेगा, अगर आईडीएफसी के साथ हम जा रहे हैं तो? उस हम लोग के यहाँ ना 2 लाख से ऊपर जो भी बैलेंस रहेगा ना वो सारा एफडी में चला जाता है। हाँ, 2 लाख के ऊपर जो भी बैलेंस रहेगा वो सारा एफडी में चल जाएगा, और फ्लेक्सिबल अमाउंट रहेगा। आप जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप चाहे यूज करना आप कर सकते हैं। एज इट इज लाइक अकाउंट में पैसा है आपके, वो 7% इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग, 7.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपका। तो ये चीज हम लोग का एफडी का।
तो इस करंट अकाउंट को कुछ नाम बोलते हैं क्या, या नहीं सिंपल हाँ, इतना इसको बोलेंगे कि तो हम लोग ब्रेवो बोलते हैं, ब्रेवो अकाउंट बोलते हैं हम लोग, ब्रेवो ब्रेवो कर। ब्रेवो हाँ ब्रेवो। हाँ ठीक है, आप और गूगल आप में लोग डालिए। ठीक है, और आप लोग ओपन करते हैं ये ब्रेवो हाँ अकाउंट? हाँ 100%, हाँ हम लोग ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है हमने ठीक है ठीक है। करवाया है, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें फिक्स किया था, लेकिन हमारा कोई भी अगर हम पेमेंट करते थे तो वो रिटर्नर नहीं करते थे। हाँ सेम यहाँ पे भी रहेगा। जैसे जैसे बैलेंस होगा लिक्विडेट होता था। हाँ आपको सेम FD यहाँ पे भी करना रहेगा। अब जैसे सपोज आपके पास 10 लाख, आपके पास अकाउंट में 12 लाख रुपए हैं, जिसमें से 10 लाख की एफडी और 2 लाख करेंट अकाउंट में पड़े, आपको करना है 4 लाख का पेमेंट। तो जब आप 4 लाख का पेमेंट कर रहे होगे तो आपको वो एफडी ब्रेक नहीं करानी, आप 4 लाख का पेमेंट चलाओगे, ऑटोमेटिकली एफडी से 2 लाख कट जाएगा, 2 लाख उधर से कट जाएगा, आपके पास 8 लाख की एफडी बचेगी। अब जो आपका सिस्टम रहेगा, सपोज आपको 2 लाख करेंट अकाउंट में रखना है, तो 6 लाख की एफडी बच जाएगी, 2 लाख करेंट अकाउंट में। ऐसे ही ठीक है। कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा सर से हेल्प के लिए। अंदर सर आप कहाँ? मैं ले लूँ। मैंने कल शेयर थी। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ एनी मोर क्वेरीज किसी को और कुछ? अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप एक बार चेक कर लो। एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, नीड टू कैच द फ्लाइट एट 6:40. I think will not want you to miss the I will be coming back and sharing you the contact details. तो रिटेल आप आप लिख लो 962821। कार्ड लाइन तो कुछ भी अगर लोकल में कुछ 9628216815। मतलब 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पे अब पटना में। तो आपके तो ऑलमोस्ट बोरिंग रोड में है, आसियाना दिग्गा हो गया, कंकड़बाग हो गया, इवन पटना सिटी में नया ब्रांच खुला हम लोग का, एक मुजफ्फरपुर भी खुल चुका है, गया भी खुल चुका हम लोग का। तो लगभग 7 ब्रांचेस हो चुके हैं पटने में, मतलब बिहार में। तो टीम पूरी यहाँ पे कुछ फेज में है, टीम पूरी यहाँ पे एक्टिव है, आप लोग को पूरा हेल्प करेगी। कहीं पे भी कोई भी इशू रहता है, यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपका तो नंबर है, आपको पहले बोरिंग